तो भाई मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, हमने ऑक्सिन के बारे में पढ़ लिया था और जो है हम अगला प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर अभी शुरू करेंगे। तो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स के केस में हमने ऑक्सिन पढ़ लिया था। इसके बाद आता है साइटोकाइनिन और जिब्रेलिन्स, देन वी हैव एब्सिसिक एसिड, और उसके बाद में आता है लास्ट बट नॉट लीस्ट इथाइलिन। पिछली वीडियो में हमने पढ़ लिया था ऑक्सिन के बारे में और उसकी हिस्ट्री, उसके यूजेस के बारे में, उसके केमिकल नेचर के बारे में, और प्लांट में कहाँ पर होता है, उसकी वजह से किस तरह से ये इफेक्ट्स आते हैं। आज हम पढ़ेंगे जिब्रेलिन्स के बारे में। साइटोकाइनिन जो है वो इसके अगला हार्मोन होगा, और मैं कोशिश करूंगा कि अगली वीडियो में तीनों हार्मोन इकट्ठे एक साथ खत्म हो जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं जिब्रेलिन्स के बारे में। अगेन दीज आर द वीक एसिड्स एंड दीज आर आल्सो नोन एज यू कैन से जिब्रेलिक acids. Okay, these are also known as gibberellic acids because of the presence of again the carboxyl group in them. Then we have the tetracyclyl, these are tetracyclic diterpenoids, और इनके पास एक क्या गिब्बैन रिंग प्रेजेंट होती है। सो दिस इज द गिब्बैन रिंग। ओके, क्लियर विद दिस। नेक्स्ट वी हैव इज हिस्ट्री। अब देखो, जिब्रेलिन को जब हम पढ़ना शुरू करते हैं तो हम किसी भी प्रोसेस को, किसी भी चीज के बारे में चार चीजों के से चार तरीके से पढ़ते हैं। एक होता है हमारे पास व्हाट, यानी कि वो क्या चीज है। दूसरा होता है हमारे पास उस व्हाई, यानी वो किस तरीके से यूज होती है, उसके एप्लीकेशंस क्या क्या हैं। और फिर उसके बाद में आता है हाउ, तो यानी किस तरह से वो अपना मोड ऑफ एक्शन, उसका क्या है, वो किस तरह से अप्लाई हो रही है चीज। तो हम देखिए इस पर्टिकुलर ग्रोथ के केसेस में, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स के केस में हाउ तो नहीं पढ़ सकते क्योंकि आपके सिलेबस में भी नहीं है और वो बहुत ज्यादा बड़ी सी चीज हो जाएगी, तो उसको हम छोड़ देते हैं। अभी के लिए देखिए हिस्ट्री और टाइमलाइन इन डिस्कवरी। तो सबसे पहले राइस प्लांट्स में एक डिजीज देखने को मिली थी जिसको बोलते हैं बकैन, और बकैन का मतलब होता है फुलिश सीडलिंग, जिनका मतलब क्या है, फुलिश सीडलिंग, यानी पागल बीज। ठीक है, कहां पर, जापान की ये बात है। और सबसे पहले ये डिजीज जो है ये होरी ने 1918 में डिस्कवर की थी। बकैन जो डिजीज है ये राइस की डिजीज है। वजह क्या है इसके पीछे है, जिब्रेला फ्यूजिकोराई, दिस इज अ फंगस। अब ये फंगस क्या करती है, दिस फंगस रिलीज सम टाइप ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। नाउ बिकॉज ऑफ दिस प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, जो जो सीड्स प्रोड्यूस होने चाहिए थे राइस में, वो सीड प्रोड्यूस नहीं होते। बट द स्टेम आर कॉन्टिन्यूसली राइजिंग, वो प्लांट की जो हाइट है बहुत ज्यादा बढ़ जा रही थी। ठीक है, तो सीड्स प्रोड्यूस हो नहीं रहे हैं, उसका बायोमास बढ़ते जा रहा है, प्लस उसके उसके साथ साथ प्लांट जो है उसमें बायोमास है तो ज्यादा, हाइट भी ज्यादा है, बट वो बहुत ज्यादा थिन है प्लांट। ठीक है, तो यानी सबसे पहले हमें एक चीज देखने को यहां मिलती है कि लेंथ प्लांट की इंक्रीज करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, जिब्रेलिन। एक चीज, दूसरा इंटरनोड्स, यानी एक नोड से और दूसरे नोड के बीच की लेंथ को इंक्रीज करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, अगेन द जिब्रेलिन, और यू कैन से द जिब्रेलिक एसिड। सबसे पहले तो ऑक्सिन की जब हमने बात करी थी, जो टिप पे से ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है ऑक्सिन। फिर उसके बाद ऑक्सिन जब अपने पीछे बहुत सारे सेल्स बना के छोड़ देता है, स्टेम प्रोड्यूस हो जाती है, तो उसकी लेंथ को इंक्रीज करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, दिस जिब्रेलिन। इसके बाद आते हैं सेकंड साइंटिस्ट कुरोसावा। दिस कुरोसावा इन 1926 उन्होंने सेम उस फंगस को काट पीट के पीस दिया। पीसने के बाद उन्होंने एक एक्सट्रैक्ट बनाया। ठीक है, और एक्सट्रैक्ट भी कैसा, स्टेराइल, यानी उसको बहुत अच्छे तरीके से ये देख लिया कि इसके अंदर कोई भी XYZ तरीके का कंटेमिनेंट बैक्टीरिया या कोई दूसरे तरीके की फंगस ना हो। और जब उस एक्सट्रैक्ट को अगेन राइस के प्लांट्स के ऊपर स्प्रे किया गया तो सेम ये बकैन जो डिजीज जिसको बोला था वो देखने को मिलती है, यानी प्लांट की जो ग्रोथ है वो बहुत ज्यादा स्पीड से होती है, बट उस टाइम उसमें सीड फॉर्मेशन नहीं हो रही होती। क्लियर विद दिस। इसके बाद आते हैं याबुता इन 1935। उन्होंने जिब्रेलिन्स को क्या किया है, एक्सट्रैक्ट किया था, किसमें से, इसी फंगस के अंदर से। ठीक है, फिर इसके बाद आते हैं ब्रायन 1955। इन्होंने GA3,
दिस इज अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ जिब्रेलिक एसिड, मोस्ट कॉमन, यानी GA3 क्या है, मोस्ट कॉमन, जिब्रेलिन का मोस्ट कॉमन टाइप है ये जिब्रेलिन। और इसकी केमिकल नेचर क्या होता है, दिस इज C19H22 एंड O6, ये है इसका कंप्लीट केमिकल फॉर्मूला। ठीक है, देन निक्रोस इन 1961 इन्होंने स्ट्रक्चर दिया था GA3 का, और जो स्ट्रक्चर आपने यहां देखा है, दिस इज अ GA3 स्ट्रक्चर। Now talking about some details about this gibberellic acid, presently there are 136 gibberellic acid नॉन्स आपकी आपके एनसीईआरटी के अंदर दिए हुए हैं 100 प्लस। तो एग्जैक्ट इसका अगर आंसर हम करेंगे, दीज आर 136। इसके बाद इसका केमिकल फॉर्मूला है C19H22O6, बट ये जो फॉर्मूला है, एक हम जानते हैं इसे C19 और दूसरा हम जानते हैं इसे C20, यानी दो अलग अलग तरीके के जिब्रेलिन्स होते हैं। एक के अंदर C19 की चेन होती है और एक के अंदर 20 कार्बन की चेन होती है, या रिंग स्ट्रक्चर होता है या कुछ भी। ठीक है, अब इनको वाइडली यूज किया जाता है एग्रीकल्चर पर्पसेस में। ये जो फॉर्मूला है ये पर्टिकुलरली GA3 का है। इसके बाद GA1, GA2, GA3, GAXYZ ABCD तक ये चीजें चली जाती हैं। ठीक है, केमिकल बेसिस पे ये C19 और C20 दो टाइप के होते हैं। फिर इसके बाद आती है कि जब भी बायोसिंथेसिस होती है जिब्रेलिन्स की और यू कैन से जिब्रेलिक एसिड की, तो उस टाइम मेल्वोनिक एसिड is the main ingredient, or you can say the raw material for the production of this gibberellin. Clear with this? अगर समझ में आ रहा है, बहुत अच्छे से आप समझ पा रहे हैं, तो देखो अपने फ्रेंड्स के साथ थोड़ा शेयर किया करो। हम लोग मतलब मेहनत अगर कोई कर रहा है तो उसको छोटे छोटे मोटिवेशंस मिलते रहने चाहिए। ठीक है, अब ये होता है इफेक्ट एक प्लांट के ऊपर अगर हम डायरेक्टली जिब्रेलिन्स को क्या करते हैं, इसके ऊपर स्प्रे करते हैं। ठीक है, ये जो छोटा प्लांट आप देख पाएंगे, ये छोटा प्लांट जो है ना, ये किस किस वजह से हो सकता है। देखो, ये छोटा प्लांट जो है, एक इसका जेनेटिक्स इसका कारण हो सकता है। दूसरा इसका रीजन हो सकता है लेसर न्यूट्रिशन, यानी एफिशिएंसी, न्यूट्रिशन यूज ना कर पाने की एफिशिएंसी। इसकी एफिशिएंसी क्या है, कम है। इसका जेनेटिक्स भी क्या है, ये ड्वार्फ जेनेटिक्स का प्लांट है। बट अगर आर्टिफिशियली हम इसके ऊपर जिब्रेलिन स्प्रे करते हैं तो इसकी हाइट जो है बहुत ज्यादा स्पीड से बढ़ाई जा सकती है, बहुत ऊपर तक बढ़ाई जा सकती है। बट फिर प्रॉब्लम क्या आ जाएगी, गर्थ में प्रॉब्लम आ जाएगी, उसके डायमीटर में प्रॉब्लम आ जाएगी, तो डायमीटर जो है वो छोटा ही रहेगा। ठीक है, अब एक प्लांट जो है वो नेचुरली तो छोटा रहता है, ड्वार्फ रहता है, जो भी उसकी एफिशिएंसी वो उसके हिसाब से काम करता है, और जो भी उसकी लेंथ होती है वो अपनी इंटरनोड्स की, इंटरनोड क्या होती है, देखो, एक कोई भी एरिया जहां से कोई भी पत्ती या कोई फूल या कुछ भी जनरेट होता है, और दूसरी जगह जहां से सेम तरीके की कोई पत्ती या कोई फूल या कुछ भी निकलेगा, इन दोनों के बीच की जो लेंथ होती है, दिस इज नोन एज इंटरनोड। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, इंटरनोड। अब ये जिब्रेलिन क्या करता है, इस इंटरनोड की लेंथ को इंक्रीज करने का काम करता है, जिसका मतलब यह है कि पत्तियों के बीच में डिस्टेंस भी ज्यादा होगा। ठीक है, पत्तियों के बीच में डिस्टेंस ज्यादा होगा, प्लांट की हाइट बढ़ जाएगी, सब चीजें हो जाएंगी, बट वो प्लांट जो है वो प्रॉपर ग्रोथ शो नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो फंक्शंस आते हैं इसके बाद में। इसके फंक्शंस क्या हैं, इसके फंक्शन सबसे पहले आता है जेनेटिकली ड्वार्फ्ड प्लांट के अंदर इलोंगेशन देखने को मिलती है, वो पी प्लांट की हम बात कर सकते हैं। पी प्लांट में भी ग्रेप्स में इसको यूज किया जाता है, इसको शुगर केन में यूज किया जाता है, सिर्फ और सिर्फ क्या करने के लिए, इनकी हाइट को इंक्रीज करने के लिए। ठीक है, इसको मेज में, यानी जितने भी ऐसे प्लांट हैं जो फोडर की तरह यूज किए जाते हैं जानवरों को काट के खिलाने के लिए, उनको भी क्या है, यूज कर सकते हैं हम उसमें जिब्रेलिन का स्प्रे। देन वी हैव ग्रोथ ऑफ द एरियल पार्ट्स। एरियल पार्ट कौन कौन से होते हैं, स्टेम होती है एरियल पार्ट, एरियल पार्ट जो है वो फ्रूट होता है, एरियल पार्ट फ्लावर्स होते हैं, एरियल पार्ट लीव्स होते हैं। तो उनकी ग्रोथ में भी एक मेजर रोल किसका है, जिब्रेलिन का।
other than oxygen. Then we have bolting and vernalization. देखो रोजेट प्लांट कौन से होते हैं? रोजेट प्लांट वो होते हैं जिनका एक फूल टाइप का, फ्लावर टाइप का कुछ बनता है। जैसे बात बताऊं आपको, कैबेज, ठीक है। कैबेज क्या है? ये रोजेट प्लांट के रोजेट प्लांट्स हैं जिनके अंदर पत्तियां जो हैं इस तरीके से बंद रहती हैं, ठीक है। एक स्ट्रक्चर बनाने के लिए पत्तियां जो है वो क्लोज्ड अप रहती हैं। दीज आर रोजेट प्लांट्स। और इस इनमें बोल्टिंग, ठीक है, बोल्टिंग यानी खुलने नहीं देता, ठीक है। अब ये अगर कंडीशन हो गई तो कैबेज जो है वो हमारे लिए काम की नहीं रहती। जो पत्तियां खुल जाती हैं हम उन्हें काट के फेंक देते हैं। तो बंद जितना हो सकता है कैबेज को बंद रखने के लिए इसका स्प्रे जिब्रेलिन का किया जाता है। इसके बाद वर्नलाइजेशन, यानी अगर कोई भी प्लांट लोअर टेम्परेचर की वजह से, कोई भी प्लांट लो टेम्परेचर की वजह से अपनी ग्रोथ को शो करता है, तो अगर टेम्परेचर लो भी नहीं है तो भी ये जिब्रेलिन जो है उसको इंड्यूस कर सकता है कि वो अपनी ग्रोथ करे, ठीक है। नॉर्मली प्लांट जो है वो वर्नलाइज्ड या वर्नलाइजेशन के जो प्लांट होते हैं, जैसे रेडिश है, जैसे सॉरी थोड़ा सा गला खराब है, जैसे रेडिश है या गाजर, मूली, कैबेज, इसमें ये सब चीजें, मतलब जितनी भी ये चीजें हैं, जितने और भी पोटैटो होगा, तो ये सब के सब जितने भी स्टोरेज टाइप के भी जो प्लांट हैं इनके अंदर वर्नलाइजेशन की वजह से ग्रोथ ज्यादा देखने को मिलती है। बट अगर इस पे जिब्रेलिन को स्प्रे किया जाए तो ये हाई टेम्परेचर में भी थोड़ा सा इफेक्ट जो है इस तरीके का देता है कि वो अपनी ग्रोथ कर सकते हैं, ठीक है। मैच्योरिटी इन हेडेरा हेलिक्स प्लांट, जुवेनाइल स्टेज से मैच्योर स्टेज तक इस प्लांट को लेकर जाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? जिब्रेलिक एसिड, और यू कैन से द जिब्रेलिन। देन वी हैव ब्रेकिंग द डोरमेंसी, यानी डोरमेंसी को इंड्यूस करने के लिए एब्सिसिक एसिड। डोरमेंसी किस में होती है? डोरमेंसी सीड के अंदर होती है, डोरमेंसी बड के अंदर होती है। तो वहां पर डोरमेंसी को इंड्यूस करने के लिए तो रिस्पॉन्सिबल है एब्सिसिक एसिड, और डोरमेंसी को ब्रेक करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? जिब्रेलिक या जिब्रेलिन, ठीक है। सीड की जर्मिनेशन के लिए और बड से किसी भी पत्ती के, किसी भी फूल के, किसी भी ब्रांच के स्ट्रक्चर को निकालने के लिए, वहां से प्रोड्यूस करने के लिए। इसके बाद आता है फ्लावरिंग इन लॉन्ग डे प्लांट्स। देखो भाई, लॉन्ग डे प्लांट्स कौन से होते हैं? लॉन्ग डे प्लांट्स जिनको डे लेंथ ज्यादा चाहिए, जिनको सूरज की जो रोशनी है वो 24 घंटे में से ज्यादा घंटे तक चाहिए होती है, जो 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे तक जिनको रोशनी चाहिए, नॉट डायरेक्ट सूरज भी नहीं बट रोशनी जिनको चाहिए, वो होते हैं लॉन्ग डे प्लांट्स। बट अगर जिब्रेलिन का उनके ऊपर स्प्रे किया जाए तो वो जो है शॉर्ट डे कंडीशन में भी फ्लावरिंग कर सकते हैं। तो अगर मैं आपको बताऊं, ये ऑफ सीजन प्लांट प्रोडक्शन, इसके लिए भी काम किया जा कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद फ्रूट डेवलपमेंट, तो फ्रूट में डेवलपमेंट के लिए, साइज में उसके इंक्रीज के लिए एप्पल में इसे पर्टिकुलरली डाला जाता है। फिर आती है सेक्स डिटर्मिनेशन, यानी अगर जिब्रेलिन ज्यादा है किसी प्लांट के पास, तो मेल फ्लावर, गलती से यहाँ ग्लावर लिखा गया, दिस इज फ्लावर, मोर मेल फ्लावर इन स्पिनिच एंड कोकुम्बर। अगर स्पिनिच और कुकुम्बर के अंदर जिब्रेलिन को स्प्रे किया जाए या ये एक्सेस कंडीशन में बन जाए तो मेल फ्लावर, मेल फ्लावर को क्या बोलते हैं? मेल फ्लावर आर नोन एज स्टेमिनेट। तो यहां पर मेल फ्लावर ज्यादा प्रोड्यूस हो सकते हैं। और फिर इसके बाद में आता है फीमेल फ्लावर, तो ये मेज के अंदर फीमेल जो कर्नल होते हैं उसमें पिस्टिल या पिस्टिलेट फ्लावर्स की फॉर्मेशन के लिए काम करता है। देन वी हैव सनफ्लावर में फोटोट्रॉपिक मूवमेंट के लिए भी कौन रिस्पॉन्सिबल है? जिब्रेलिन। इसके बाद आती है इसकी कुछ कॉमर्शियल एप्लीकेशंस। टोमेटो और एप्पल में पार्थेनोकार्पी की इंडक्शन के लिए, शुगर केन की हाइट इंक्रीज करने के लिए, उसकी नोड के बीच में डिस्टेंस इंक्रीज करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है?
जिब्रेलिन। तो अगर शुगर केन के ऊपर जिब्रेलिन या जिब्रेलिक एसिड का स्प्रे किया जाए तो उस कंडीशन में ये शुगर केन की हाइट को इंक्रीज कर सकता है। अलावा शुगर केन के ग्रेप्स, इनकी जो बेल होती है, जो अंगूर की जो बेल होती है, उसमें भी लेंथ को इंक्रीज करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? जिब्रेलिक एसिड। तो इसका स्प्रे किया जा सकता है। इसके बाद GA4 और इसके साथ GA7, इन दोनों को मिलाकर अगर कोनीफर्स के ऊपर स्प्रे किया जाता है तो वहां मैच्योरिटी जो है वो जल्दी देखने को मिलेगी। इसके बाद डिलेड राइपनिंग, तो अगर स्प्रे किया जाए जिब्रेलिन को एप्पल, टोमेटो या ग्रेप्स के ऊपर, तो यहाँ पर राइपनिंग जो है वो काफी देर से होती है, यानी लंबे टाइम तक फ्रूट जो है वो फ्रेश बने रह सकते हैं, उनको जल्दी तोड़ने की, प्लांट से तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, या वो प्लांट उसको एब्सिशन उसका नहीं करवाएगा। ठीक है, तो उस केस में मार्केट जो लाइफ है उसकी वो इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, देन वी हैव ऑफ सीजन फ्लावरिंग, तो फूल के जो पौधे होते हैं, ठीक है, आज तो जैसे रोज है वो गर्मियों सर्दियों में पैदा होता था, अभी रोज जो है वो पूरा का पूरा पूरा साल अवेलेबल रहता है, तो उसके लिए भी कौन रिस्पॉन्सिबल है? जिब्रेलिन। ठीक है, अगली वीडियो में हम तीनों की तीनों चीजों को पढ़ेंगे एक साथ, और हो सकता है कि अगली जो क्लास है वो डायरेक्टली फ्रॉम एनसीईआरटी हो जाए, क्योंकि पॉसिबिलिटी ये है कि ये सब लिखा हुआ इस तरीके से आप लोगों को शायद पसंद नहीं भी हो सकता है कि नहीं आ रहा हो। ठीक है, सजेशंस जो है, अगर आप इस तरह से पढ़ने में ज्यादा इंटरेस्टेड हैं या किसी और तरीके से, या कुछ भी अगर आप चाहते हैं कि चेंज किया जाए, तो आप लोग मुझे बता सकते हैं। आई विल रिसीव योर suggestions with open heart. Thank you so much for today. Have a nice day, everyone.